हाईकोर्ट आरओ का 11 दिसंबर शिफ्ट 1 का आज पेपर देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन एनालॉजी का है। इसमें पहला जो टर्म है 81 वो 9 का स्क्वायर है और 729 ये 9 का क्यूब है। इसी तरह 169 13 का स्क्वायर है और 2197 13 का क्यूब है। तो पहला का आंसर हो जाएगा 3 2197। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी एनालॉजी का है। स्टार इज रिलेटेड टू टीवी डीवी और फ्लिप किससे रिलेटेड होगा? तो ये जीएनएलटी सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। लॉजिक क्या लग रहा है इसमें? इसमें पहले अल्फाबेट में +1 हो रहा है, फिर +2 हो रहा है, फिर +3 हो रहा है, फिर +4 हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी एनालॉजी का ही है। 13 इज़ रिलेटेड टू 338। वैसे इनमें से कौन-सा ऑप्शन होगा? तो 13 338 से रिलेटेड है। उसी तरीके से 16 512 से रिलेटेड है। लॉजिक देखते हैं। 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 होगा और 169 का जब डबल कर देंगे तो 338 हो जाएगा। इसी तरीके से 16 का स्क्वायर 256 होगा और 256 का जब डबल कर देंगे तो 512 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ऑड वन आउट बताना है। तो इन चारों में ऑड वन आउट बीजीके है, क्योंकि बाकी सब में पहले अल्फाबेट में +5 हो रहा है और फिर +3 हो रहा है और इसमें ये फॉलो नहीं हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी ऑड वन आउट का है। तो इन सब में 527 जो है ये ऑड वन आउट है, क्योंकि बाकी सारे स्क्वायर है और ये किसी का स्क्वायर नहीं है। 441 21 का स्क्वायर होता है, 961 31 का स्क्वायर होता है और 1089 33 का स्क्वायर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का। लाइन को XRTP कोड कर रहे हैं तो फ्लॉप को कैसे क्या कोड करेंगे? तो फ्लॉप को कोड हो जाएगा LXDF। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर n इक्वल टू 28 हो गया और 1 इक्वल टू 68 है, देन ड्रोन इक्वल्स टू। तो इसमें क्या कर रहे हैं? n की वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू 14 होती है, उसका डबल कर दिया 28 हो गया। इसी तरीके से o की वैल्यू 15 होती है, n की 14 होती है, e की 5 होती है, सबको ऐड करके उनका डबल कर दिया तो 68 हो गया। इसी तरीके से ड्रोन में सबको ऐड करके डबल कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 112। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर सीरीज का है। 176 84 40 16 क्वेश्चन मार्क। तो इसका आंसर हो जाएगा 6। लॉजिक क्या लग रहा है? लॉजिक लग रहा है पहले -8 कर रहे हैं, फिर उसको हाफ कर रहे हैं, सेकंड वाले में 4 माइनस कर रहे हैं, फिर उसका हाफ कर रहे हैं। इसी तरीके से -8 -4 की सीरीज चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अल्फाबेट सीरीज का है। LQG LRH NTJ QWM। इसका आंसर हो जाएगा 4th UAQ। इसमें क्या लॉजिक लग रहा है? तो इसमें पहले वाले जो टर्म्स हैं उनमें +1 +1 +1 कर रहे हैं, इसी तरह सेकंड में +2 कर रहे हैं सब में, तीसरे वाले में NTJ में सब में +3 कर रहे हैं, इस तरीके से QWM में सब में +4 करेंगे तो हमें UAQ मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन बॉक्स पजल है। इसमें 6 का स्क्वायर किया है और 7 का स्क्वायर किया है, उन दोनों को ऐड कर दिया तो हमें थर्ड नंबर मिल गया है। इसी तरीके से 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर हमें मिल जाएगा 41। इसी तरीके से 3 का स्क्वायर करेंगे, 9 का स्क्वायर करेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा 90। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रायंगल पजल है। इसमें जो 69 दिया है ये गलत है, यहाँ पे 68 होना चाहिए, तभी लॉजिक फॉलो हो जाएगा। इसमें 4 का क्यूब करेंगे और फिर उसमें 4 ऐड करेंगे तो 68 हो जाएगा। इसी तरीके से 5 का क्यूब करेंगे और उसमें 3 ऐड करेंगे तो 128 हो जाएगा। 6 का क्यूब करेंगे और उसमें 2 ऐड करेंगे तो 218 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का है, इसका आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन वेन डायग्राम वाली पजल है। तो इसमें जो ट्रायंगल है वो डांसर्स को दिखा रहा है, डॉक्टर्स को दिखा रहा है, सर्कल जो है वो स्पोर्ट्स पर्सन को दिखा रहा है और रेक्टेंगल आर्टिस्ट को दिखा रहा है। तो हमसे पूछा है कि कितने खिलाड़ी ना तो कलाकार है ना ही डॉक्टर है। तो सर्कल का वो पार्ट जो ना ही ट्रायंगल में आ रहा है ना ही स्क्वायर के अंदर में आ रहा है, तो ये ऐसा कौन सा है? ये है 26। तो आंसर हो जाएगा 26। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वेन डायग्राम चाहिए। तो ये वेन डायग्राम किसको निरूपित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा टीचर वुमेन एंड ह्यूमंस। ये सबसे बड़ा वाला जो सर्कल है ये ह्यूमंस आ जाएगा, उसके अंदर वुमेन एंड टीचर्स और कुछ वुमेन जो है वो टीचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन डाइस पजल है। एक डाइस की 3 सिचुएशन दी गई है, तो इसमें आंसर हो जाएगा 2। हमसे पूछा है कि 4 के अपोजिट कौन सा होगा? तो 4 के अपोजिट 2 हो जाएगा। इसमें जब पहला और तीसरे को कंपेयर करेंगे तो 1 के अपोजिट 3 मिल जाएगा, 5 के अपोजिट 6 मिल जाएगा और 4 के अपोजिट 2 मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन सीक्वेंसिंग का है। पूछ रहा है किसी परीक्षा में ऊपर से राधिका का रैंक 16वां है तथा नीचे से 13वां है, तो कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? तो ऊपर से उसकी रैंक 16 है, यानी कि उससे पहले 15 बच्चे होंगे और नीचे से उसकी रैंक है 13वीं, यानी कि उससे नीचे 12 लोग होंगे। तो ऊपर से 15 है, नीचे 12 है, इन दोनों को ऐड कर दीजिए और एक उसको भी ऐड कर दीजिए तो टोटल मिला के हो जाएंगे 28। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन एक पुरुष का चेहरा पूर्व की तरफ है, वह वामावर्त या घड़ी की विपरीत दिशा में 45 डिग्री घूमता है, फिर वामावर्त 180 तथा दक्षिणावर्त 270 डिग्री घूमता है। तो अब उसका चेहरा किस दिशा में होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पार्टी में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की आधी है। 1 घंटे पश्चात 5 लड़के पार्टी से चले जाते हैं तथा 3 लड़कियां पार्टी में शामिल हो जाती हैं। अब दोनों की संख्या बराबर हो जाती है। आरंभ में कितने पार्टी में कितने लोग थे? तो आसान सा क्वेश्चन है। मान लेते हैं कि बॉयज की संख्या x थी, तो स्टार्ट में गर्ल्स की संख्या कितनी हो जाएगी? x/2। 1 घंटे बाद क्या होता है? x से यानी कि 5 लड़के चले जाते हैं तो x -5 हो जाएगा और 3 लड़कियां ऐड हो जाती हैं तो x/2 + 3 कर देंगे। इस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 24। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है
अगर डिवाइड का मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का मतलब प्लस है और प्लस का मतलब माइनस है तथा माइनस का डिवाइड है, तो निम्न का मान क्या होगा? तो इसमें सारे साइंस को बदल देंगे, तो हमें आंसर मिल जाएगा 9। अगला क्वेश्चन, इस कि दिए हुए फिगर में कितने वर्ग हैं? तो सारे वर्ग काउंट करेंगे हमें, तो कितने हो जाएँगे? 14 वर्ग हैं इसमें। अगला प्रश्न है, उपयुक्त चित्र ए चारों उत्तरों में से किसमें अंतः स्थापित है? तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? 2। अगला क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का है। पिट निट सिट का मतलब है ब्रिंग मी वाटर, निट जिट लिट का मतलब है वाटर इज लाइफ एंड हिट इट पिट का मतलब है गिव मी मनी। जिट निट किट का मतलब है लाइफ इज लाइफ एंड डेथ। तो अगर हम देखें, हम पहला और दूसरा सेंटेंस अगर कंपेयर करें तो हमें मिल जाएगा वाटर, दोनों में कॉमन है, और इधर हो जाएगा निट, तो वाटर का मतलब निट का मतलब है वाटर। इसी तरीके से दूसरा और तीसरा जब हम कंपेयर करेंगे, पहला और तीसरा जो कंपेयर करेंगे तो हमें मिल जाएगा पिट का मतलब मी हो जाएगा। इसी तरह से दूसरा तीसरा जो कंपेयर करेंगे तो जिट का मतलब लाइफ हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि विच वर्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय निट। तो निट, निट का मतलब है वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि लाइफ का कोड क्या है? तो लाइफ का कोड है जिट। अगला प्रश्न, इसमें पूछ रहा है कि पिट क्या रिप्रेजेंट करता है? तो पिट रिप्रेजेंट करता है मी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि सीरियस इज रिलेटेड टू स्टार देन सिग्नस इज। तो सीरियस एक स्टार है, यानी कि एक तारा है, उसी तरह से सिग्नस जो है वो क्या है? कॉन्स्टिलेशन है, तारामंडल है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स नीड टू सॉल्व अ प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज कॉल्ड एज। तो उसे प्रोग्राम फ्लो चार्ट कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सततता का कौन सा एक उदाहरण है? तो सततता का उदाहरण इंटरनेट है। अगला प्रश्न, इंटरनेट का मानक प्रोटोकॉल कौन सा है? तो इंटरनेट का मानक प्रोटोकॉल टीसीपी और आईपी होता है। अगला प्रश्न है, बिट्स की न्यूनतम संख्या का उपयोग करते हुए एक हेक्साडिजिट को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है? तो कितनी मिनिमम होती है बिट्स? 4 बाइनरी कंसेक्यूटिव बिट्स होती है, उससे एक हेक्साडिजिट बनती है। अगला प्रश्न, एमएक्स एक्सेल का एक्सटेंशन क्या होता है? तो एमएक्स एक्सेल एक्सेल की जो फाइल होती है वो डॉट एक्सेल एसएक्स एक्सटेंशन से सेव होती है। अगला क्वेश्चन, एफटीपी स्टैंड्स फॉर। तो एफटीपी का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आर्किटेक्चर ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट कैन बी व्यूड एज। तो आर्किटेक्चर ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट कैन बी व्यूड एज 3 लेवल्स। डीबीएमएस के बेसिक 3 लेवल होते हैं। अगला प्रश्न, टाइम शेयरिंग बिकम पॉसिबल इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो टाइम शेयरिंग किसमें पॉसिबल हुई थी? थर्ड जनरेशन में। अ यूनिफॉर्म इंटरवल ऑफ सीपीयू टाइम एलोकेटेड फॉर यूजिंग परफॉर्मेंस अ टास्क इज कॉल्ड एज। तो उसे रियल टाइम कहते हैं। अ डॉक्यूमेंट मीन्स द फाइल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अनदर कंप्यूटर टू योर कंप्यूटर। तो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर करना या सर्वर से ट्रांसफर करना, उसको कहते हैं डाउनलोडिंग। कंप्यूटर्स कनेक्ट टू अ लैन कैन, कंप्यूटर कनेक्ट टू अ लैन कैन शेयर इन्फॉर्मेशन और शेयर पेरिफेरल। व्हाट इज द यूज टू आइडेंटिफाई वेदर अ डेटा वर्ड हैज एन ऑड और इवन नंबर ऑफ वंस। तो उसे पैरिटी बिट कहते हैं। वेंडर क्रिएटेड प्रोग्राम मॉडिफिकेशन आर कार्ड। तो वेंडर क्रिएटेड प्रोग्राम मॉडिफिकेशन को पैचेस कहते हैं। सिक्योरिटी पैचेस जैसे डेवलपमेंट में आते हैं इंस्टॉल करने के लिए। एंड कन्वर्ट्स एंड एग्जीक्यूट वन स्टेटमेंट एट अ टाइम। तो वन स्टेटमेंट एट अ टाइम को कन्वर्ट कौन करता है? इंटरप्रेटर करता है, और कंपाइलर एक साथ पूरे कोड कर देता है। 1 टीबी इक्वल्स टू, तो 1 टेराबाइट में 1024 जीबी होती है। व्हाट रिसाइड ऑन द मदरबोर्ड एंड कनेक्ट्स द सीपीयू टू द अदर कंपोनेंट ऑफ द मदरबोर्ड। मदरबोर्ड में वहाँ क्या होता है? जो सीपीयू को मदरबोर्ड्स के अन्य घटकों से जोड़ता है। तो क्या कैसे जोड़ते हैं? सिस्टम बस से। द मेन मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर कैन आल्सो कॉल्ड। तो मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर को क्या कहते हैं? प्राइमरी स्टोरेज भी कहते हैं, इंटरनल मेमोरी कहते हैं और प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं, तीनों ही कहते हैं। अगला प्रश्न, इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक एंड सेक्टर। तो किसी डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में डिवाइड करने को क्या कहते हैं? फॉर्मेटिंग कहते हैं। फर्स्ट कंप्यूटर माउस वाज बिल्ट बाय। तो पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? डगलस एंगलबर्ट ने बनाया था। ऑफ द फॉलोइंग व्हिच इज द फास्टेस्ट। तो फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी होती है? कैश मेमोरी होती है। मेमोरी यूनिट इज द पार्ट ऑफ। तो मेमोरी यूनिट किसका पार्ट है? तो सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का पार्ट है। अ यूनिट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ सिग्नल्स बिटवीन सीपीयू एंड इनपुट आउटपुट। तो कौन सी यूनिट है? वो है कंट्रोल यूनिट। चूज फ्रॉम द ऑप्शंस द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। कोनंड्रम, कोनंड्रम का सिनोनिम हो जाएगा एनिग्मा। इन द गिवन सेंटेंस फिर जो होता है एरर फाइंडिंग है। द नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर इज बाउंड टू ब्रिंग अबाउट न्यूक्लियर होलोकॉस्ट। तो इसमें कौन सा पार्ट एरर है? तो थर्ड पार्ट में एरर है, इसमें अबाउट नहीं होगा। फिर इन द ब्लैंक, सोशल वर्क इज कंसर्न्ड विद डैश प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिविजुअल्स इन सोसाइटी। तो यहाँ पे हो जाएगा एलिवेशन, उनके उत्थान के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट रिप्लेसेस द सेट ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो फ्रेंड ऑफ द कोर्ट इन एनी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। तो उसे कहते हैं अमिस्कस क्यूरी। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें करेक्ट वर्ड करना है, तो इसमें साइकोफैंट जो लिखा है वो सही तरीके से लिखा हुआ है। एनोनिम बताना है स्क्वालिड का, तो स्क्वालिड का एनोनिम हो जाएगा
टेंटलेस, टेंटलेस मतलब जो दाग धब्बे रहित है, एकदम साफ-सुथरा, और स्क्वालिड का मतलब होता है जो गंदा है, धूल-धूसरित है। फिल इन द ब्लैंक्स है, बोथ अमेरिका एंड चाइना आर ट्राइंग डैश इन एशिया, सो आर ट्राइंग फॉर हेजेमनी। हेजेमनी का मतलब होता है कि एक छत्र राज या मोनोपोली। रीअरेंजमेंट आ गया है, द मिनिस्टर्स डेथ लाइक वाइल्ड फायर, द न्यूज ऑफ द कंट्री स्प्रेड ऑल ओवर। तो इसका सही सीक्वेंस हो जाएगा 3-1-5-4-2। तो पहले 3 होगा, यानी कि द न्यूज ऑफ, फिर फर्स्ट आएगा द न्यूज ऑफ द मिनिस्टर्स डेथ स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री लाइक वाइल्ड फायर। सेलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। तो इडियम की करेक्ट मीनिंग बतानी है, डेज ऑफ रेकनिंग। तो डेज ऑफ रेकनिंग का मतलब होता है टू आंसर्स फॉर वंस एक्शन, मतलब जो क्या बोलते हैं, जजमेंट डे जो आता है, जो अपने कर्मों का हिसाब देना होता है, उसको बोलते हैं डेज ऑफ रेकनिंग। अगला प्रश्न है, पार्ट ऑफ स्पीच बताना है, ही लिव्स सो दैट ही मे ईट। तो दैट जो है इसमें एज अ क्या यूज किया गया, तो जो दैट है वो एज अ कंजक्शन यूज किया गया है। अगला प्रश्न, वाक का उच्चारण स्थान क्या है, तो वाक का उच्चारण स्थान है दंतोष्ठ है। मुक्ताक्षर का उदाहरण है, मुक्ताक्षर वो अक्षर होते हैं जिनको लिखने के लिए किसी दूसरे अक्षर की जरूरत नहीं पड़ती है, तो इसमें गा हो जाएगा। और बाकी सब में देखिए हलंत लगा हुआ है, तो जो हलंत वाले अक्षर होते हैं, जो हलंत वाले ये जो शब्द हैं, इनको बोलते हैं बद्धाक्षर। समुद्रोमी में प्रयुक्त संधि है, तो समुद्रोमी में प्रयुक्त संधि गुण संधि है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द बताना है, नहीं बताना है। तो कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है, तो मंत्रिमंडल नहीं होगा, मंत्रिमंडल होगा, छोटी की मात्रा लगेगी। सुमेल ने कुत्ते को मारा, ईला ने मछली मारी। प्रयोग की दृष्टि से सही विकल्प का चयन करें, तो दोनों ही सही है। उस बच्चे, अगला प्रश्न है, उस बच्चे ने सिर पर लोटे से पानी डाला। तो कौन सा कारक है, तो इसमें सेब जो है वो करण कारक हो जाएगा, लोटे से पानी डालना है तो करण कारक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 10 हैं मुख जिसके, वह इसमें समास विग्रह का उदाहरण है, तो किसका है, बहुव्रीहि का। 10 मुख किसके हैं, तो दशानन रावण के लिए कहते हैं, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सरकार शब्द है, तो सरकार फारसी का शब्द है। दीक्षा देना, इस भाव को व्यक्त करने का मुहावरा क्या है, तो इसका मुहावरे का अर्थ है कान भरना, किसी के कान भरना, तो मतलब है कि तुमने किसी को दीक्षा दे दी। धर्म का अर्थ नहीं है, तो इसमें धर्म का अर्थ प्रकृति होता है, कर्तव्य भी होता है, संप्रदाय भी होता है, बट जाति नहीं होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन से संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना में परिवर्तन का प्रस्ताव किया, तो 82 संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में से किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, भारतीय संसद का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है, तो भारतीय संसद का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है, संसद का ऊपरी सदन, यानी कि जिसको राज्यसभा कहते हैं, वो कभी विघटित नहीं होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का प्रस्ताव मूल सदन के सदस्यों की कुल संख्या के बहुमत से पारित होता है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है वो लोकसभा में लाया जाता है। चाहे का प्रस्ताव मूल सदन, वैसे ला तो दोनों हो सकते हैं। मूल सदन के सदस्यों की कितनी संख्या होनी चाहिए, तो 2/3 सदस्यों का से बहुमत से पारित होना चाहिए। अगला प्रश्न है, राज्यसभा कैन डिले द मोशन। राज्यसभा लोकसभा द्वारा विचार किए गए वित्त विधेयक को उसको वापस नहीं कर सकती है, बट हाँ, उसको रोक के रख सकती है कितने दिनों तक, 14 दिनों तक। और 14 दिनों के बाद अगर राज्यसभा ने कोई भी निर्णय नहीं लिया, तो उसको राज्यसभा से पास माना जाता है। तो अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है किसी वित्त विधेयक को, तो 14 दिन तक। अगला प्रश्न है, भारत में वित्त आयोग का प्राथमिक कार्य क्या है, तो वित्त आयोग का प्राथमिक कार्य है केंद्र और राज्य के बीच का के राजस्व का वितरण। और वित्त आयोग का गठन कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं। अगला प्रश्न, कंसिडर द फॉलोइंग, भारत के निम्नलिखित उपराष्ट्रपतियों पर विचार करें, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यकाल सही है। तो उपराष्ट्रपतियों के कालक्रम बताने हैं, थोड़ा टफ क्वेश्चन पड़ जाता है। तो सबसे पहले वीवी गिरी होंगे, फिर उसके बाद जी एस पाठक, फिर बी डी जत्ती, फिर एम हिदायतुल्लाह। तो 1 2 3 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से उपराष्ट्रपति देश के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त नहीं किए गए थे, यानी कि जो सिर्फ उपराष्ट्रपति बने थे और राष्ट्रपति नहीं बन पाए थे, तो वो हैं कृष्णकांत। बाकी सारे राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त होते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन संघ कैबिनेट मंत्री बने बिना ही भारत के प्रधानमंत्री बने थे, तो कैबिनेट मिनिस्टर बने बिना ही डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर बन गए थे, तो वो थे एच डी देवेगौड़ा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के लिए सबसे बड़ा स्रोत था, तो सबसे बड़ा स्रोत था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ज्यादातर अधिनियम इसी से लिए गए थे। संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह दर्शाता है कि संविधान ना तो कठोर है और ना ही लचीला, लेकिन इन दोनों का एक संश्लेषण है, तो कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 368। और इसमें क्या होता है, इसमें संविधान संशोधन किया जाता है। राउरकेला और दुर्गापुर के स्टील संयंत्र किसके अंतर्गत स्थापित हुए थे, तो राउरकेला और दुर्गापुर के स्टील संयंत्र द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना थी उसके अंतर्गत स्थापित हुए थे। अगला प्रश्न है, भारत में रुपए के अवमूल्यन का प्रथम बार प्रस्ताव किस वर्ष किया गया था, तो 1966 में पहली बार डिवैल्यूएट किया गया था इंडियन रुपी। अगला प्रश्न है, चेराव या चेरव जो है 21 राज्य का लोक नृत्य है, तो चेराव जो है ये मिजोरम का लोक नृत्य है।
उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी प्लेड व्हिच इंस्ट्रूमेंट? तो ये जो उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी हैं, ये तबला वादक थे और ये जो है उस्ताद जो ज़ाकिर हुसैन हैं, मशहूर तबला वादक, उनके पिताजी थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? तो इसमें जो दिगंबर जो हैं, ये जैन से संबंधित हैं, बाकी महायान, हीनयान और थेरावाद ये सारे के सारे बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, एलिफेंट बाथिंग इन ग्रीन पूल किसकी एक प्रसिद्ध कलाकृति है? तो ये अमृता शेरगिल की फेमस पेंटिंग है। डैश के शासनकाल के दौरान मंदिर निर्माण में कल्याण मंडप एक उल्लेखनीय विशेषता थी, तो किनके राज्यकाल में कल्याण मंडप बनाया जाता था मंदिर निर्माण में? तो वो था विजयनगर एम्पायर में। अगला प्रश्न, महर्षि गौतम किस भारतीय दर्शन शास्त्र से संबंधित हैं? तो न्याय जो दर्शन है उससे संबंधित है, उन्होंने दिया था गौतम ऋषि ने। एक नालिका में पारे का नवचंद्रक होता है, मेनिस्कस पूछ रहा है मरकरी, मेनिस्कस ऑफ मरकरी इन कैपिलरी तो कैसा होता है? कॉन्वेक्स होता है। अगला प्रश्न, वॉशिंग मशीन के कार्य का सिद्धांत क्या है? तो वॉशिंग मशीन जो है वो सेंट्रीफ्यूगेशन पे वर्क करती है। निम्नलिखित में से कौन रेखीय संवेग के परिवर्तन के आधार पर कार्य करता है? तो कौन कार्य करता है? लीनियर मोमेंटम में कौन कार्य करता है? रॉकेट। प्रसारित रबर बैंड पट्ट में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो अगर एक खींचे हुए रबर बैंड को जो हम खींचते हैं तो उसमें कौन-सी एनर्जी स्टोर होती है? तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। और जब हम छोड़ते हैं तो वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। अगला प्रश्न है 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? तो 1 न्यूटन जो है वो 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। न्यूटन जो है वो फोर्स की यूनिट है और फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास की यूनिट हो गई केजी और एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मास पर सेकंड स्क्वायर। तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट इज पोटेशियम? तो पोटेशियम किस टाइप का है? तो पोटेशियम जो है वो एल्कली मेटल्स में आता है। तो एल्कली मेटल्स में लीन आके लिथियम, सोडियम, पोटेशियम उसमें आता है, तो ये कैसा है? मेटल है। अगला प्रश्न देखते हैं, नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन इन ओज़ोन। तो ओज़ोन का जो फ़ॉर्मूला होता है वो क्या होता है? O3 होता है। तो कितने एटम हो गए ऑक्सीजन के? 3 एटम हो गए। अगला प्रश्न देखते हैं, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन अकोमोडेट इन थर्ड सेल ऑफ एन एटम। तो कितने नंबर होते हैं? इसमें 2n स्क्वायर का फ़ॉर्मूला लगता है। यहाँ पे रख देंगे तो आंसर आ जाएगा 18। अगला प्रश्न है, एक मिश्र धातु क्या है? तो मिश्र धातु क्या है? एक कंपाउंड है, एक यौगिक है। अलॉय 2 अलग-अलग मेटल्स से मिला के बनाते हैं। न्यूलैंड पीरियोडिक वर्गीकरण में 10वां तत्व किसके समान होता है? तो न्यूलैंड पीरियोडिक टेबल इन्होंने दिया था कि पहला हर 7वें बाद जो प्रॉपर्टी होती है एलिमेंट्स की वो रिपीट करती है या एक एक जैसी होती है। तो इस तरीके से जो तीसरा होगा तो तीसरे के बाद जो और प्लस 7 कर दो तो कौन-सा आ जाएगा? 10वां आ जाएगा। तो तीसरे और 10वें की प्रॉपर्टी सेम होगी। ये न्यूलैंड ने दिया था। 20 के बाद ये मतलब फॉलो नहीं होता है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ आल्सो नोन एज़ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन किसको कहते हैं? विलयन किसको कहते हैं? तो एक समरूप जो मिश्रण होता है होमोजेनियस मिक्सचर उसे सॉल्यूशन कहते हैं। प्रगतिशील के रूप में योग्यतम के उत्तरजीविता की परिकल्पना किसने दी थी? कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट किसने दी थी? तो चार्ल्स डार्विन ने दी थी। इन्होंने बुक लिखी थी चार्ल्स डार्विन ने 1859 में इनकी बुक आई थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज थ्रू नेचुरल सिलेक्शन 1859 में। जीन्स आर मेड अप ऑफ। तो जीन्स किसके बने होते हैं? तो जीन्स जो है वो डीएनए से बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है, डीएनए कंटेंट इज डबल्ड ड्यूरिंग व्हिच स्टेज ऑफ सेल डिवीजन। तो जो कोशिका विभाजन की अवस्था के दौरान डीएनए की मात्रा दुगनी होती है तो कौन सा फेज होता है? ना ही मेटाफेज है, ना ही एनाफेज है, ना ही प्रोफेज है। ये तो एम फेज के अंदर आते हैं और डीएनए जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो होता है एस फेज में, सिंथेसिस फेज में। तो और वो सिंथेसिस फेज किसमें आता है? वो इंटरफेज में आता है। दो जो मेटाफेज के बीच में जो टाइम होता है इंटरफेज उसमें आता है। अगला प्रश्न है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान होता है तो प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होती है? तो राइबोसोम्स में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इज मेनली ड्यू टू। डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन क्षति का मुख्यतः कौन है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CH3 की वजह से होता है। और वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट ऑर्डर बताना है। एनर्जी फ्लो का तो हमें पता है एनर्जी यूनिडायरेक्शन ही फ्लो होती है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो होती है। तो सनलाइट आएगी उसे प्रोड्यूसर यानी कि प्लांट यूज करेंगे। 1 से 5% ही यूज कर पाते हैं, उसका जो है 10% हर्बीवोरस को देते हैं। फिर हर्बीवोरस जो है यानी कि जो शाकाहारी होते हैं उनको कार्निवोरस ईट करते हैं, उनमें भी 10%। तो इसमें 10% एनर्जी ट्रांसफर का रूल फॉलो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृच्छकटिकम किसके द्वारा लिखी गई थी? तो मृच्छकटिकम किसने लिखी थी? शूद्रक ने लिखी थी। कल्लड़ ने कौन सी लिखी थी? तो कल्लड़ ने राजतरंगिणी लिखी थी। वीर भूमि स्मारक संबंधित है, तो वीर भूमि स्मारक जो है वो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की समाधि है। निम्नलिखित में से किसने इजारदारी व्यवस्था की शुरुआत की थी? तो इजारदारी या इजारेदारी किसने शुरू की थी? वारेन हेस्टिंग्स ने। निम्नलिखित में से भारत के ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जंगलों को काटने का कौन सा एक कारण नहीं था? तो कौन सा एक कारण नहीं था? जूट उगाने के लिए यूरोप के लोगों को साफ भूमि प्रदान करना, ये नहीं था। रॉयल नेवी के लिए जहाजों का निर्माण, हाँ। रेल लाइन स्लीपर बनाना, हाँ। लोकोमोटिव भी चलाना, हाँ। सेकंड ऑप्शन नहीं था। हु वाज द ऑथर ऑफ ए होल इंस्क्रिप्शन। तो अ होल इंस्क्रिप्शन के रचयिता कौन थे? तो कौन था? रवि कीर्ति।
निम्नलिखित में से किसने सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रारंभ होने का संकेत दिया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने दांडी मार्च किया था और उसके बाद वहाँ नमक हाथ में उठाकर उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध विद्वान इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो इब्न बतूता मोरक्को से आया था। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के किस जिले में है? तो एलोरा की गुफाएं कहाँ है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो एलोरा की गुफाएं राजपूत शासकों ने बनाई थी, बिल्कुल सही है। महाबलीपुरम के जो मंदिर है ये पल्लव शासकों ने बनाए थे, बिल्कुल सही है। खजुराहो के जो मंदिर है ये चंदेल शासकों ने बनाए थे, ये भी सही। एलिफेंटा की गुफाएं मौर्य काल में नहीं बनी थी, एलिफेंटा की गुफाएं भी राजपूत शासक में ही बनी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्यकालीन भारत में जीतल का अर्थ क्या होता था? तो जीतल जो है वो एक सिक्का होता था, तांबे का जीतल होता था। बिंबिसार किस राजवंश के संस्थापक थे? तो बिंबिसार ने कौन सा राजवंश स्थापित किया था? हर्यक वंश। भारत का सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा था? तो सबसे प्राचीन जो राजवंश है वो मौर्य राजवंश था। दिल्ली के किस सुल्तान की मृत्यु पोलो खेलते हुई थी? तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय ग्रंथ भारतीय चिकित्सा प्रणाली से संबंधित है? तो कौन सा ग्रंथ है? चरक संहिता। हु सेड द फॉलोइंग, हु लिव इफ इंडिया डाइज? हु लिव इफ इंडिया डाइज या किसका कथन है? तो किसका कथन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा था। पूछा है, रोहिला वार टुक प्लेस ड्यूरिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, रोहिल्ला युद्ध जो है ये किसके शासनकाल के दौरान हुआ था? तो रोहिल्ला युद्ध जो है ये वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में हुआ था। अगला प्रश्न है, किस वर्ष अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना? तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। कहाँ हुई थी? ढाका में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर बनाया गया था लखनऊ में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने प्रशासन के विषय को दो श्रेणियों केंद्रीय और प्रांतीय में वर्गित किया? तो बाइकैमरलिज्म वाला जो ये था ये 1919 में भारत सरकार अधिनियम 1919 में आया गया था। इसमें जो था ये द्वैध शासन इंट्रोड्यूस किया गया था राज्यों में, और 1935 में क्या गया था? राज्यों से द्वैध शासन हटा के केंद्र में ला दिया गया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत सरकार ने नील आंदोलन 1859 से 60 का एक नियंत्रित तरीके से जवाब दिया। तो ये सही है। पावना किसान विद्रोह रैयतवाड़ी प्रणाली के अन्यायपूर्ण व्यवस्था के विरुद्ध था। तो दोनों ही कथन सही है। 1973 में सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा चलाए गए चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था क्या था? तो चिपको आंदोलन वनों के संरक्षण के लिए चलाया गया था। निम्नलिखित में से किसे भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? तो भारत का बिस्मार्क कहा जाता है वल्लभ भाई पटेल को, इन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा या सही कारक 1857 के विद्रोहियों को एक दूसरे से जोड़ता है? तो कौन कौन से कारण थे? अंग्रेजों के प्रति सहज घृणा, सही है। समान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य, ये सही नहीं है। भविष्य के लिए समान दृष्टिकोण, ये भी सही है। तो पहला और तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत महाराष्ट्र में होम रूल लीग किसने आरंभ किया था? तो महाराष्ट्र में होम रूल लीग जो स्थापित की थी वो बाल गंगाधर तिलक ने इन्हें करी थी। इन्होंने अप्रैल 1916 में करी थी और एनी बेसेंट ने करी थी वो सितंबर 1916 में। यह किसने कहा था? जीत सत्य के रूप में आती है क्योंकि हमने इसे एक अतिथि के रूप में प्राप्त करने की कला को खो दिया है। तो ये कहा था रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। अगला प्रश्न है, एका 1921 में एका आंदोलन के संबंध में कौन सा या सही कथन सही है? तो पहला कथन है, मुख्य अनियत कारण की अधिक किराया था, यहाँ तक कि अभिलेखित दरों से 50% अधिक था। तो ये सही है। दूसरा है, बाबा रामचंद्र इसके मुख्य नेताओं में से एक थे, तो बाबा रामचंद्र नहीं थे एक आंदोलन में। इस आंदोलन को प्रतीकात्मक धार्मिक अनुष्ठानों द्वारा चिन्हित किया गया था। तो ये भी सही है। मुख्य इसमें जो थे वो मदारी पासी थे। तो पहला और तीसरा सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन साइमन कमीशन का सदस्य नहीं था? तो क्लीमेंट एटली, वेबनार हार्टशॉन, लॉर्ड लेन फॉक्स, ये सभी सदस्य थे। लॉर्ड बर्कनहेड जो थे वो साइमन कमीशन के सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न, भारत में कंपनी राज के समय जोतेदार किन्हें कहा जाता था? तो जोतेदार जो थे वो बेबटाईदार फसल उत्पादक थे। पहला मानव निर्मित अनाज ट्रिटिकेल किसके बीच हुए क्रॉस का परिणाम है? तो गेहूं और राई का क्रॉस है ट्रिटिकेल। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक्स रिसोर्सेज कहाँ है? तो नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज है नई दिल्ली में। क्रॉप इज कॉल्ड एज कैमल ऑफ द डेजर्ट, तो फसल को रेगिस्तान का ऊंट कहा जाता है। तो रेगिस्तान का ऊंट किस फसल को कहा जाता है? ज्वार को। स्वीटनर बनाने में किस पौधे की पत्तियों का प्रयोग होता है? तो स्टीविया लीव्स का प्रयोग होता है आर्टिफिशियल शुगर बनाने में। खोई, बगासे और शीर मोलासेस निम्नलिखित में से किस फसल प्रसंस्करण से उत्पन्न होते हैं? तो गन्ना, जो गन्ने का जूस निकाल लेते हैं तो उससे जो बचता है उसे खोई कहते हैं, बगासे। अगला प्रश्न है, योजना आयोग नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन है? तो जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। आलू का उत्तर भावी अंगमारी लेट ब्लाइट रोग जो कि 1845 के आयरलैंड भुखमरी का कारण बनी थी, किसके द्वारा हुआ था? तो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो है ये फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस से होता है, और अगर आपसे पूछे कि अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो किससे है तो वो अल्टरनेरिया सोलेनाई से है। अनाजों में कौन से अमीनो एसिड की कमी होती है? तो अनाजों में कौन सा अमीनो एसिड नहीं होता है? तो वो है लाइसिन।
वैसे 3 नहीं होते हैं, लाइसिन नहीं होता है, थ्रियोनिन नहीं होता है और ट्रिप्टोफैन। ये जो 3 अमीनो एसिड हैं, ये सेरेल्स में या अनाजों में नहीं होते हैं। बीज, बीजाणु या अन्य जननात्मक वानस्पतिक उपादानों के मानव सुगमित वितरण कहलाते हैं। तो इन्हें बोलते हैं यानी ह्यूमन्स के द्वारा ह्यूमन मेडिकेटेड डिस्पर्सल ऑफ सीड स्पोर्स, इनको बोलते हैं एंथ्रो एंथ्रोपोकॉरी। तो एंथ्रो वर्ड जहाँ भी लग जाए इसका मतलब है कि ह्यूमन इंटरवेंशन है उसमें। अगला प्रश्न है विभिन्न वस्तुओं के न्यूनतम समर्थन मूल्य को सरकार में अनुमोदन का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो समर्थन मूल्य का अनुमोदन कौन करती है? तो करती है राष्ट्रीय कृषक आयोग, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, CACP। अच्छा, इसमें ऑप्शंस को ऊपर नीचे करते हैं तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा कृषि लागत और मूल्य, कृषि मूल्य एवं लागत आयोग, CACP। चाय का उद्भव कहाँ से होता है? तो चाय की जो ओरिजिन है ये चाइना से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिस्कल पॉलिसी इंडिया फॉर्मुलेटेड बाय, तो भारत की राजकोषीय नीति कौन प्रतिपादित करता है? तो उसके वित्त मंत्रालय। फिस्कल पॉलिसी कौन देता है? वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डज द वर्ड ओलेरीकल्चर, तो ओलेरीकल्चर जो है उसका मतलब है कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स, सब्जियों की खेती को ओलेरीकल्चर कहते हैं। भारत में रबड़ का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो रबड़ सबसे ज्यादा केरला में होती है। को एंथ्रोपोसीन विलोपन के नाम से जाना जाता है। एंथ्रोपोसीन जहाँ पे एंथ्रो वर्ड आ जाए उसका मतलब है ह्यूमन से रिलेटेड, मानव से रिलेटेड है। तो जो छठा मास एक्सटेंशन अभी सोचा जाता है कि अभी तक जो है वो 5 मास एक्सटेंशन हुए हैं और अब ये जो है जो छठा मास एक्सटेंशन चल रहा है इसकी जो रेट है वो 1000 गुना मतलब ज़्यादा है और ये ह्यूमन्स के कारण हो रहा है। गैर जैव अपघटित पीड़क नाशकों का एक खाद्य श्रृंखला के रूप में प्रत्येक कोषीय स्तर पर बढ़ती हुई मात्रा एकत्र होने को क्या कहते हैं? तो इसको बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। इन अ फूड चेन आर आल्सो कॉल्ड एज सैप्रोफाइट, तो मृतोपजीवी किन्हें कहते हैं? वो डिकम्पोजर जो होते हैं उन्हें मृतोपजीवी या सैप्रोफाइट्स कहते हैं। हिमालयन गिद्ध आयुर्वेद की सूची में, तो हिमालयन गिद्ध कौन सी सूची में है? ये है नियर थ्रेटेंड स्पीसीज में। अगला प्रश्न है एक अंतर सरकारी यूनेस्को कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य लोग और पर्यावरण के बीच संबंधों में सुधार के लिए वैज्ञानिक आधार पर स्थापित करता है। तो कौन सा है? वो है मैन एंड बायोस्फीयर, मैब प्रोग्राम भी कहते हैं, MAB भी कहते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। अगला प्रश्न शहरीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो शहरीकरण का मुख्य कारण क्या है? अवेलेबिलिटी ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड जॉब अपॉर्चुनिटी, शैक्षिक संस्थानों और रोजगार साधनों की उपलब्धता, इसकी वजह से लोग शहरों में मूव कर रहे हैं। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट काफी पुराना हो गया ये। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना क्या है? ये भारत के 4 महानगरों को द्रुतगामी चालीन राजमार्ग से जोड़ने वाली है। ये 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में चालू किया गया था। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सर्वाधिक शहरीकृत राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे ज्यादा शहरीकृत राज्य है तमिलनाडु। वैसे अब जो है वो है वो गोवा हो गया सबसे ज्यादा। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया इज पब्लिश्ड बाय, तो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया कौन पब्लिश करता है? वो वित्त मंत्रालय पब्लिश करता है। जनसंख्या घनत्व को परिभाषित करते हैं लोगों की संख्या। तो जनसंख्या घनत्व जो होती है ये होती है नंबर ऑफ पर्सन लिविंग इन पर स्क्वायर किलोमीटर। तो 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी है? जनसंख्या घनत्व किस राज्य की है? तो बिहार की है। द स्टेट व्हिच हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ लिटरेट एंड एम्प्लॉयड इन इंडिया। तो शिक्षित बेरोजगारी का सर्वाधिक प्रतिशत, प्रतिशत पूछ रहा है, नंबर नहीं पूछ रहा है। अगर नंबर पूछता तो उसमें यूपी है। अगर प्रतिशत पूछ रहा है सर्वाधिक शिक्षित बेरोजगारों का तो केरल है। जनसंख्या के बढ़ते हुए क्रम में निम्नलिखित राज्यों को क्रमबद्ध करें। तो थोड़ा-सा टफ बनाने की कोशिश करी थी। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य की है? तो सबसे ज़्यादा यूपी है, फिर महाराष्ट्र आता है, फिर बिहार है, फिर वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु एंड राजस्थान। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में साक्षरता दर डैश जनसंख्या के प्रतिशत को दर्शाती है। तो जनसंख्या दर जो साक्षरता दर है भारत में तो वो लेते हैं जो 15 साल से ऊपर के लोग हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार हमारी साक्षरता दर कितनी थी? 74.04%। निम्नलिखित में से कौन-सा कोरल रीफ गोलाकार या घोड़े की नाल के आकार का है? तो जो घोड़े के आकार का जो कोरल रीफ होता है उन्हें अटॉल्स कहते हैं, शू शेप्ड कोरल रीफ। कोको के उत्पादन में कौन-सा देश शीर्ष पर है? तो कोको के उत्पादन में सबसे शीर्ष पे है आइवरी कोस्ट। जब प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, तब इसका प्रकीर्णन होता है। इस प्रकीर्णन का कारण क्या है? तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट किसकी वजह से होती है? तो डस्ट, स्मोक और गैस मॉलिक्यूल्स की वजह से। इन व्हिच वन इज़ द डीपेस्ट लेक ऑफ वर्ल्ड? निम्नलिखित में से विश्व की सबसे गहरी झील कौन-सी है? तो सबसे गहरी झील है बैकाल झील। रशिया में आती है ये। निम्नलिखित में से विद्युत उत्पादन के अक्षय भौतिक स्रोत कौन-सा है? तो वो है जल। हिमालयी जू से निकलने वाला रासायनिक यौगिक टैक्सोल का उपयोग किसके निर्माण में होता है? तो टैक्सोल जो है उसका उपयोग होता है कैंसर रोधी दवाएँ, एंटी कैंसर ड्रग बनाने में। सुंदरी वृक्ष टिकाऊ इमारती लकड़ी प्रदान करता है। ये वृक्ष डेल्टा में पाए जाते हैं। तो कौन से डेल्टा में? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में पाए जाते हैं सुंदरी वृक्ष।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन-सा पास या दर्रा सर्वाधिक ऊँचाई पर स्थित है? तो इसमें जो सारे क्वेश्चन गलत हो जाएँगे। अब जो सबसे सर्वाधिक ऊँचा दर्रा है इंडिया का और वर्ल्ड का, वो है उमिंगला, या जिसको उमलिंगला भी बोलते हैं। ये लद्दाख में है, ये 19,302 फीट की ऊँचाई पर है। अगला प्रश्न, जेट धाराओं का उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराएँ भी कहा जाता है। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये लगभग 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश में जो हवाएँ बहती हैं, उन्हें जेट धारा कहते हैं। अगला प्रश्न, सिंधु नदी के पाकिस्तान में प्रवेश करने के बाद यह दक्षिण की ओर बहती है और अंत में पहुँचती है। तो सिंधु नदी कहाँ गिरती है? अरब सागर में। भारत का सबसे बड़ा भू आकृतिक विभाजन कौन-सा है? तो भारत का सबसे बड़ा भू आकृतिक विभाजन कौन-सा है? प्रायद्वीपीय पठार क्षेत्र। भारत में मानव निर्मित झील कोडाई कनाल झील कहाँ स्थित है? तो कोडाई कनाल झील कहाँ पे है? तमिलनाडु में। निम्नलिखित में से कौन हिमालय का एक भाग नहीं है? जिनमें से घाटियों के आधार पर नदी गुजरती है। तो नदी के बेसिस पे जो हिमालय है, उसमें पंजाब हिमालय है, असम हिमालय है, नेपाल हिमालय है, नेपाली जिसे कुमाऊँ हिमालय भी कहते हैं, मेघालय हिमालय नहीं है। अगला प्रश्न, किस राज्य में भिंडावास जीव अभयारण्य और सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क हाल ही में रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है? तो ये दोनों भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ पे है? हरियाणा में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के समूहों में से उत्तर प्रदेश किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? तो उत्तर प्रदेश गेहूँ, चना, गन्ना, जौ, आलू, दूध, अमरूद और आम इन सब का सबसे बड़ा उत्पादक है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में जायद फसल कब बोई जाती है? तो जायद फसल जो है वो मार्च में बोई जाती है और जून में काटी जाती है। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु है? तो उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु है? उत्तर प्रदेश में उष्ण शुष्क मानसूनी जलवायु है। उत्तर प्रदेश सरकार के चर्म संस्थान कहाँ स्थित हैं? तो चर्म संस्थान है कानपुर और आगरा में। गवर्नमेंट बुद्ध संग्रहालय कहाँ अवस्थित है? तो गवर्नमेंट बुद्ध संग्रहालय है गोरखपुर में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने बनवाया था? धर्मपाल ने। यूपी में भारतीय टेलीफोन इंडस्ट्री लिमिटेड की विनिर्माण सुसाध्यता कहाँ अवस्थित है? तो ये कहाँ है? नैनी प्रयागराज और रायबरेली में। रजा पुस्तकालय रामपुर उत्तर प्रदेश को किसने स्थापित किया था? तो रजा पुस्तकालय ये नवाब फैजुल्ला खान ने स्थापित किया था। कब किया था? 1774 में। अगला प्रश्न, हिंदू मुस्लिम एकता का संकेतक सुलह कुल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो सुलह कुल महोत्सव मनाया जाता है आगरा में। उत्तर प्रदेश का कुशीनगर किसके प्रसिद्ध है? तो कुशीनगर में भगवान बुद्ध का निर्माण स्थल हुआ था। कवि काका हाथरसी द्वारा कौन सी फिल्म ब्रजभाषा में बनाई गई थी? अजीब सा प्रश्न है ये। इसका आंसर हो जाएगा जमुना किनारे। बहुत पुरानी मूवी है, 70s या 80s की। निम्नलिखित में से कौन-सा शहर यमुना नदी के तट पर स्थित है? तो कौन-सा शहर है? मथुरा। लखनऊ में कौन-सी नदी है? गोमती। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन निम्नलिखित में से किस सम्राट के दरबार में संगीतकार थे? तो किसके दरबार में थे? अकबर के दरबार में। जौनपुर में झांझरी मस्जिद किसने बनवाई थी? तो जौनपुर में झांझरी मस्जिद बनवाई थी इब्राहिम सर्की ने। और कब बनवाई थी? 1430 में। तो ये था 11 दिसंबर शिफ्ट 1 का पेपर। धन्यवाद।